सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आज का सेशन ट्रांजिशन के ऊपर है और जनरल अकाउंटिंग लेजर। सो इस टॉपिक को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अकाउंटेंट मिस्टर विक्की गौतम। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन आई लाइक टू इनवाइट संजू सैनी जी। ओवर टू यू। Good evening, everyone. My name is Sanju Saini. It gives me great pleasure to welcome you all to this account training program. Today is our class on the topic of recording of transaction, which includes journal entry and ledger. This class taken by Mr. Vicky Gautam. Vicky Gautam is a commerce graduate with a BCom honors degree from Motilal Nehru College, University of Delhi. Alongside his graduation, he completed an internship at VGHSR and Associate LLP, a chartered accountancy firm where he later worked as an auditor. His professional journey includes working as an accountant at a Samsung, then handling financial reporting in financial department of an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kessel India, a Germany-based organization. Beyond, beyond this corporate experience, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. Throughout his journey he has been mentored and guided by Jyotika Kalra, the president of Saksham Rozgar Society. Their association dates back to his school days in the sixth class, and she has been continuously supporting and motivated him both his personal and professional life. Currently, Vicky is pursuing a law degree with the goal of becoming a lawyer, further expanding his expertise in financial auditing and legal affairs. Over to you, Vicky. First of all, thank you so much, Mr. Abhishek ji and Sanju Saini ji, for the very warm greeting and very warm introduction of me. And first of all, thank you so much, Saksham Rozgar Society, for giving me this opportunity to take a class on SRA, Saksham Rozgar Society. So, आप सभी ऐसा जानते हैं कि आज जो हमारी अकाउंट्स की ट्रेनिंग चल रही है, मैं एज अ विक्की गौतम, तो आप सभी को पता है कि अकाउंट्स की ट्रेनिंग में हमारी 4 क्लासें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, जो कि बेहद अच्छी क्लासेस थी, सारी हमारी टीचरों ने ली थी, जिससे आप सभी अकाउंट्स की टर्म से काफ़ी रूबरू हो चुके हो आप सभी लोग। ठीक है ना? तो जो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, विच इज़ बेस्ड ऑन बिजनेस जर्नी ऑफ मन्नत फर्नीचर, जैसा आप सब डिस्प्ले पे देख सकते हो कि बिजनेस जर्नी ऑफ मन्नत फर्नीचर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक एक तरीके से एक बिजनेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जर्नी के साथ साथ हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग को किस तरीके से किया जाता है। एक व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान जो है, वो एक बिल्कुल लो लेवल से लेके एक बिजनेस को कैसे एक बिजनेस टाइकून बनाता है, एक बिजनेस बनाता है। उसको जब वो स्टार्ट करता है बिजनेस, किस तरह की उसको चीजें फेस करनी पड़ती है, लाइक कि उसको क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं, कैसे उसको पैसा लाना होता है, कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, किस किस तरीके के खर्चे होते हैं, कैसे उसका प्रॉफिट निकलता है, कैसे मुनाफा होता है, कैसे घाटा होता है किसी बिजनेस में। तो वो सब कुछ आज हम इस जर्नी के अंदर सीखेंगे, जो कि बेहद आसान आसान भाषा में मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये पीपीटी जो है वो सभी को आसानी से समझ आ जाएगी। और जो भी इस पूरी जर्नी के इस जो अभी 1 घंटे की जो जर्नी होने वाली है हमारी पीपीटी के साथ, इस जर्नी में किसी को कभी भी कोई भी डाउट आए, तो आप एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठिए साथ में। जब आपको मौका मिलेगा आपको क्वेश्चंस पूछने का, तो बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है ना? बाकी इस जर्नी में आप लोगों को मजा आएगा, और आप ये सोचना कि इस मन्नत फर्नीचर के मालिक आप ही हो इस क्लास के अंदर। जब आप खुद सोचोगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ, तब आपको इस पीपीटी को पढ़ने में और मजा आएगा। तो सबसे पहले आप सब देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले के सामने आ रहा है बिजनेस जर्नी ऑफ मन्नत फर्नीचर प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है ना? प्रोप्राइटरशिप फर्म आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ाई होगा प्रोप्राइटरशिप के बारे में, इसमें सिंगल ओनर होता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले जो ये हमारा जो मन्नत फर्नीचर है, उसका जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसका नाम है मिस्टर अमन। ठीक है? जो मिस्टर अमन है, वो इज द प्रोप्राइटर ऑफ मन्नत फर्नीचर। प्रोप्राइटर बोले तो सिंगल, उसका ओनर, उसका मालिक है मन्नत फर्नीचर का। अभी बना नहीं है, वो बनने वाला है, वो सोच रहा है, उसके माइंड में आप देख रहे हो इसके सर के पास एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।
ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करूं। इस व्यक्ति मिस्टर अमन के दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। मेरे पास बहुत नौकरियां कर ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट अब मुझे लगता है कि मुझे अपना टाइम अपने बिजनेस में देना चाहिए। तो वो दिमाग लगाता है कि मुझे ना बिजनेस करना है मिस्टर रमन को, ठीक है ना। तो उसने एक मन्नत फर्नीचर नाम की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलने का सोचा, कि मुझे एक प्रोप्राइटरशिप खोलनी है जिसका नाम होगा मन्नत फर्नीचर। जो डील करूंगा, जो मैं काम करूंगा, वो करूंगा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग फर्नीचर के अंदर। जैसे आप सभी देखते हैं, आप सबके घर के सामने सभी के पास आजकल वुड का, आपके घर में बेड होता है, चेयर होती है, कहीं ना कहीं हर जगह से जो नॉर्मल फर्नीचर्स होते हैं हम सबके घर के आस पास ही होते हैं। तो इसने दिमाग लगाया कि इसकी जरूरत तो हर बिजनेस को है, हर एक इंसान को है, हर एक व्यक्ति को है, हर घर में है। हर घर में आपको पता, कुर्सी होती है, दरवाजे होते हैं, चेयर होती है, सब कुछ फर्नीचर से ही बनता है। तो इसके दिमाग में आया कि मैं फर्नीचर का एक बिजनेस खोलूंगा। तो आप सब ऊपर फोटो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा डबल बेड है, आपकी चेयर्स हैं। तो इस तरीके से उसने फर्नीचर का दिमाग आया उसको कि मुझे फर्नीचर का बिजनेस खोलना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके अंदर एक मैनिफेस्टेशन होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ मुझे उसको पाना है, मुझे उसको ड्रीम को पूरा करना है। तो मैनिफेस्टेशन एंड प्लानिंग ऑफ अमन। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर चीज स्टार्ट करने से पहले आपकी कोई ना कोई एक रणनीति होती है, आपका कोई ना कोई एक प्लान होता है कि मुझे ये काम करना, तो मुझे इस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो अमन का क्या प्लान था वो देखते हैं हम। तो पहला तो ये था, अमन वांटेड टू स्टार्ट मन्नत फर्नीचर। जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि जो अमन है वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे जिसका नाम वो रखना चाहते थे मन्नत फर्नीचर, ठीक है ना। तो उस बिजनेस, वो जो बिजनेस होने वाला था वो होने वाला था आपका मैन्युफैक्चरिंग का और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग फर्नीचर का, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल, आप सभी जानते हैं रॉ मटेरियल जो होता है जिससे हम एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। जिसने आपने अभी सीए ममता जी की क्लास भी ली थी, इसके अंदर उन्होंने बहुत बखूबी बताया था कि रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स क्या होता है। तो रॉ मटेरियल जैसे हो गया, एक कुर्सी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, लकड़ी लग गई, आपका फेविकोल लग गया, आपका सोफा वो कुशन टाइप लग गया वो, और आपका फैब्रिक लग गया। तो इस तरीके से वो रॉ मटेरियल से एक चेयर को बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है ना। और दूसरा ट्रेडिंग फर्नीचर में क्या होता है कि आपने सीधा एक चेयर खरीदी किसी बिजनेस से, उस चेयर को आपने थोड़ा अपना प्रॉफिट ऐड करके उस चेयर को दूसरे बंदे को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो जो ये अपना अमन था, वो दोनों में ही अपने आप को आजमाना चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्ट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग ऑल्सो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी चाहता था, कहीं ना कहीं लकड़ियों से कुर्सी बनाने की, बेड बनाने का। उस तरीके से ये ट्रेडिंग भी करना चाहता था अपने बिजनेस के साथ ही, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों करना चाहता था अमन। अब दूसरा पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर्ड प्लानिंग। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग होती है। दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल मेंटेनेंस होगी, जिसको कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, कैपिटल लानी पड़ेगी, एक पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स, और उसको बिजनेस के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं जब भी आप कोई बिजनेस खोलोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको खर्चों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो उसको सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ती थी, ठीक है ना। प्लानिंग फॉर कैपिटल, कितना पैसा आएगा, क्या उसकी मेंटेनेंस, बिजनेस के अकाउंट्स के लिए क्या क्या उसको, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो उसके बारे में सोचने लगा। और लास्ट में, लेट्स फॉलो अमन जर्नीज एंड लर्न बिजनेस अकाउंटिंग। तो आप चलते हैं हम अमन की जर्नी के अंदर और देखते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग सीखी कैसे जाती है, करी कैसे जाती है, ठीक है ना। अब अमन स्टार्ट करेगा अपना बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस समझने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं अकाउंटिंग। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा तो मेन जो सेशन ही है वो अकाउंटिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग अगर बेसिक टर्म्स में जाने तो अकाउंटिंग होता ही क्या है एक्चुअल में। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का। क्या होता है रिकॉर्डिंग करने का, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके अपने पास रखने का, दस्तावेज बनाने का एक प्रोसेस है। समराइज करना, चीजों को लेके अपने जितने भी हमारे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको समराइज करना अकाउंट रिकॉर्ड्स को। एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन अ बिजनेस, और हमको उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने वाला जो काम होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है ना। जैसे भिन्न भिन्न तरह के, डिफरेंट तरह के हमारे बिजनेस में खर्चे आएंगे, उसको हमको सबसे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा खर्चों को। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन हो गया, आपका सैलरी का खर्चा हो गया,
सारे खर्चे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे आप, बिल्स के अंदर रिकॉर्ड्स करेंगे, ठीक है ना। आप उसकी बिल बुक बनाएंगे, सेल्स बुक होती है, परचेज बुक्स होती है, इस तरीके से आप सारे दस्तावेज के बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको समराइज करेंगे सब चीजों को। उसके बाद उस पर फिर एनालाइज करेंगे कि इस साल इस महीने कितना खर्चा हुआ मेरा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग बेसिकली। तो उसी बात करते हैं, व्हाट इज ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन क्या होती है, जब भी एक अकाउंट्स की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन समझना जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजेक्शन होता क्या है। कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। तो ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज करना, गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज करना, और सर्विसेज, मैंने आपको सर्विस दिया, उसके बदले आपने मुझे पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड सर्विस। मनी का एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज, सर्विस का एक्सचेंज बिजनेस के अंदर, वो सब क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अगर आपने मनी का एक्सचेंज किया तो आपने एक तरीके से कैश विड्रॉ किया, कैश पेमेंट करी। गुड्स का किया आपने, दैट इज कॉल्ड सेल किया गुड्स को, परचेज किया गुड्स को, ये हो गई आपकी परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन्स। तीसरा आपने सर्विसेज की, आपने किसी को मेंटेनेंस की सर्विस दे दी, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे दी, वो एक आपकी सर्विस ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए से आपको नीचे दे रखा है बाइंग फर्नीचर, आपने किसी से फर्नीचर पे किया, फर्नीचर खरीदा, ये एक ट्रांजेक्शन है। किसी को आपने रेंट पे किया, वो एक आपकी ट्रांजेक्शन है। आपने रिसीव करा कैश फ्रॉम कस्टमर, जिससे आपको, जिसने, जिसको आपने अपना माल बेचा था, दैट इज फर्नीचर बेचा था, फर्नीचर में चेयर बेची थी, बेड बेचा था, उससे आप जब पैसा रिसीव करोगे दैट इज कॉल्ड रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर, वो भी एक आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, सर। फास्ट फास्ट तो नहीं, नो सर। सब कुछ क्लियर हो रहा है अब तक में, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। यस सर, क्लियर हो। यस सर। नेक्स्ट नोट कर चलते रहे हैं, हैं देखो। आप लोग क्या बच्चों? यस मैम। अरे आप इतनी अच्छी क्लास ले रहे हैं विकी जी, कौन कौन नोट कर रहा है, जरा रेज योर हैंड्स। किसके पास कॉपी पेंसिल है, प्लीज रेज योर हैंड्स। एट, नाइन, बट आई थिंक यू कैन वेट एंड प्लीज ब्रिंग योर अपनी अपनी कॉपी किताब लेके आओ। और जो विक्की सर इतना अच्छा बता रहे हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, नोट करो साथ साथ में, जो सुन रहे हो उसको नोट करो, ठीक है। विक्की यू में प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी लेवल का बिजनेस हो, बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस में क्या यूज करते हैं हम टर्म्स को, कैपिटल। जैसे आप लोगों, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है, मुझे लकड़ी की शॉप, अभी जैसे मन का दिमाग आया कि मुझे फर्नीचर की शॉप खोलनी है, कोई भी काम करोगे दैट इज आपको मैंडेटरी कि आपको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, कैपिटल तो आपको चाहिए चाहिए। अब वो कैपिटल का जो पैसा है, जो बिजनेस में आप जो पैसा लगाओगे, वो पैसा आएगा कहाँ से, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पैसा कहाँ से नहीं लेना है। तो पहला तो है ओन सेविंग। भाई मेरे अकाउंट में मैंने सैलरी पहले कमा रखी थी, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, तो मैंने सीधा 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो मैंने ओन सेविंग करी अपनी, मतलब मैंने खुद का पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। तो पहला सबसे आसान ऑप्शन तो ये होता है कि अपना पैसा लगा दो बिजनेस के अंदर। दैट इज वेरी सिंपल कि मैंने अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। और जो पैसा हम लगाते हैं ना बिजनेस के अंदर, उसको उस टर्म्स को बोल दो, उस टर्म को बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर कैपिटल, ठीक है ना। हम नॉर्मल बिजनेस में क्या कहते हैं, हमने पैसा लगा दिया, इतने की मेरी पूंजी है, कैपिटल है, ठीक है ना। तो बिजनेस टर्म्स में, अकाउंटिंग के टर्म्स में उसको कैपिटल बोलते हैं कि मैंने इतना कैपिटल अपने बिजनेस में लगा दिया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, लोन फ्रॉम बैंक। अब हमारे पास पैसा नहीं है बट हमको 5 लाख रुपए चाहिए, बट हमारे अकाउंट में से मात्र 1 लाख रुपए है, तो हमको 4 लाख रुपए की जरूरत है कहीं ना कहीं। उस 4 लाख रुपए के वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। जब हम बैंक पे जाके लोन लेंगे तो हमें वहां से पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लोन, ठीक है ना। तो बिजनेस लोन लेके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। अदर पीपल कैन इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने सोचा कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है फर्नीचर का, जैसे एग्जाम्पल अमन का। तो अमन के पास पैसा खुद के पास नहीं था, ना ही उसको बैंक वाले लोन दे रहे थे, तो उसके पास कौन सा ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज टेकन अ मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, देयर पार्टनर्स, एनीथिंग एल्स।
उसको ये तीसरा ऑप्शन लगा कि मेरे को यही बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास खुद पैसा है नहीं, दूसरा बैंक वाले मुझे लोन दे नहीं रहे। तो तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक साहब बन जाता है कि मेरे को अपने दोस्तों से या मेरे को अपना किसी को पार्टनर बनाना चाहिए, ऐसा करके कुछ भी। तो मैंने अपने दोस्त से उधार ले लिया कि भाई मुझे अभी तू 5 लाख रुपए दे दे, जब मुझे बिजनेस में मुनाफा होगा मैं आपको लौटा दूंगा, या फिर 1-2 महीने बाद लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट। तीसरा ऑप्शन होता है कि आपने अपने पार्टनर से, दोस्त से या किसी शेयर होल्डर से, किसी भी इंसान से, अपने दोस्तों से पैसा लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तीसरा ऑप्शन है। पहला आपका खुद का पैसा, दूसरा बैंक से लोन लेके, तीसरा अपने आसपास के लोगों से लोन लेके। ठीक है ना? तो ये 3 ऑप्शन अभी तो मेरे सामने दिखा रखे कैपिटल को बनाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है ना? तो पैसा हमारे बिजनेस में इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं अमन के बारे में। अब तक हमने ये जान लिया कि पैसा कैसे बनाना है, कैसे पैसा को बनाना है बिजनेस के अंदर, वो हमने सीख लिया। अब आते हैं अमन की कहानी के ऊपर। तो अरेंजिंग मनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अब जो हमारा अमन है, उसको उसको कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए, फर्नीचर का बिजनेस चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। तो अमन ने क्या किया, अमन इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इनटू द बिजनेस ओन सेविंग। तो अमन ने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन चूज किया कि मेरे को अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है ना? तो उसने अपना खुद का पैसा लगाया, अपनी खुद की कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, और उसने एक अपना अकाउंट खुलवाया अपने बिजनेस का, मन्नत फर्नीचर के नाम से। दैट इज कॉल्ड करंट बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है ना? उसने अपना एक बिजनेस अकाउंट खुलाया, करंट अकाउंट, जो कि मन्नत फर्नीचर के नाम से था। ठीक है ना? तो हमेशा बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो सेपरेट ही होता है नॉर्मली। ठीक है ना? जो बिजनेस का अकाउंट होगा वो सेपरेट होगा, आपका पर्सनल अकाउंट सेपरेट होगा। अब आप खुद डिनर करने जा रहे हैं मार्केट में, उसका खर्चा की पेमेंट अपने अपने बिजनेस के अकाउंट से तो करोगे नहीं। ठीक है ना? तो देयर शुड बी अ सेपरेट बैंक फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर पर्सनल यूज। दोनों के लिए आपका जो सेपरेट बिजनेस, सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसने अपना क्या करा है, करंट अकाउंट खुलवाया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मन्नत फर्नीचर को रन करने के लिए। अब अब आते हैं अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर, जो आप लोगों ने पहले कई 4 क्लासेस में सीखी है। अकाउंटिंग एंड दैट गोल्ड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट के बारे में अपने सबने पढ़ाई होगा। तो जब भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हो तो बिजनेस के पास पैसा आता है, और जब बिजनेस के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। ये आप सभी ने पढ़ रखा है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो अमन की जो कैपिटल थी वो क्रेडिट हो गई, बैंक में 5 लाख रुपए हमारे पास पैसा आ गया है। कमेंस बिजनेस विथ कैश, कमेंस बिजनेस विथ बैंक। ठीक है ना? बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट किया विथ बैंक के पैसे से। तो बिजनेस के अंदर बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमन अकाउंट, अमन का अकाउंट कैपिटल क्रेडिट हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। No, नो sir. सर। सब सब समझ में आ रहा है अमन का बिजनेस? Yes, sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बिजनेस में पैसे तो 5 लाख रुपए आ गए हमारे पास, लेकिन जब बिजनेस में पैसा आ गया, लेकिन बिजनेस में खर्चे भी तो होते हैं बहुत सारे। बिजनेस के अंदर जब आपके पास पैसा 5 लाख रुपए आ गया, लेकिन खर्चे भी तो होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा भी तो चाहिए होगा। तो हमारे बिजनेस में 2 तरीके के खर्चे होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस, और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस होते हैं जो हर महीने तो लगेंगे ही लगेंगे आपके फिक्स एक्सपेंस। चाहे आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप फर्नीचर में चेयर बनाओ, चाहे बेड बनाओ, चाहे मत बनाओ, वो पैसा आपको अपने बिजनेस में देना ही देना है। उसको बोलते हैं फिक्स एक्सपेंस। स्टे द सेम इन एवरी मंथ, वो हर महीने सेम रहेगा। चाहे आप चेयर बनाओ, चाहे मत बनाओ, चाहे बेड बनाओ, चाहे मत बनाओ, चाहे लकड़ी का कोई भी चीज बनाओ, आप बनाओ ना बनाओ उससे कोई मैटर नहीं करता, वो पैसा आपका फिक्स लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल, रेंट। अब आपने अपने फर्नीचर को चलाने के लिए रेंट पे लिया, अपना अपने शॉप लिया, अपने अपनी कंपनी चलाने के लिए रेंट पे कुछ गोडाउन टाइप लिया। तो आप चाहे एक फर्नीचर बनाओ, चाहे 1000 फर्नीचर बनाओ, लेकिन जो रेंट वाला बंदा है, वो तो पैसे अपने फिक्स लेगा। मेरा 20,000 रुपये रेंट है भैया, तो वो तो 20,000 रुपये तो फिक्स लेगा ना। वो चाहे आप बिजनेस करो चाहे मत करो, चाहे आप गोडाउन ही खाली कर दो, अपना बिजनेस ही खाली कर दो, बट अगर आपने उस किराए पे ले रखा तो आपको किराया तो 20,000 ही पे करना है। चाहे आप प्रॉफिट 1 लाख कमाओ, चाहे प्रॉफिट 0 रुपये हो आपका, लेकिन रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सपेंस। दूसरा होता है सैलरी, जो हम सबको मिलती है। एग्जाम्पल में, आप चाहे आप चाहे काम फर्नीचर में 2 चेयर बनाओ, चाहे 10 चेयर बनाओ, लेकिन आपको पता है कि मेरी इतनी सैलरी है, वो तो मुझे मिलेगी मिलेगी। तो जो सैलरी का जो आप मैंने स्टाफ रखा है अपने पास, जिनको मैं सैलरी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को पैसा देना ही देना है, वो मेरे लिए फिक्स एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना? अब आते हैं वेरिएबल एक्सपेंस के ऊपर, जो कि फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, चेंज होता है वो।
चेंज बेस्ड ऑन सेल्स और प्रोडक्शन। वो सेल्स मतलब प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी सेल होगी उतना ही वो खर्चा बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे आपको मैंने बताया, जैसे रॉ मटेरियल एक शेयर बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है, लकड़ी। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है मेरे लिए, फैब्रिक। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, फेविकोल। तो फेविकोल हो गया, फैब्रिक हो गया, वुड हो गया, इन तीनों का खर्चा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जितनी चेयर बनेगी। 2 चेयर होगी तो 2 चेयर के हिसाब से सामान लगेगा। 10 चेयर बनेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरा रॉ मटेरियल और बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। मान लो एक चेयर पे 1 किलो फेविकोल लगता है एग्जाम्पल के लिए, तो 10 चेयर में कितना लगेगा, 10 किलो फेविकोल। तो वो डिपेंड करता है, जितना प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे उतना आपका रॉ मटेरियल बढ़ता जाएगा। जैसे प्रोडक्शन बढ़ती, जैसे सेल बढ़ती, वैसे आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो रॉ मटेरियल आपका बढ़ता जाएगा। तो वो होता है वेरिएबल एक्सपेंस, जो प्रोडक्शन और सेल्स के साथ वेरी करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक चेयर बनाओगे तो कितनी बिजली लगेगी उसको काटने में, जो मशीनें लगी होती हैं आयरन्स वाली, कटिंग मशीन, फर्नीचर कटिंग मशीन होती है। एक बनाओगे चेयर तो उसमें काटने में टाइम लगेगा, 10 बनाओगे ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो भी वेरी करता है, प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा आता है एडवर्टाइजिंग। जितना आप एडवर्टाइजिंग करेंगे उतनी ही आपकी सेल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सेल्स भी ऑटोमेटिकली, ज्यादा सेल हो रही है मतलब आप ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो ये भी जो खर्चा है ना वो आपके सेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका खर्चा भी इंक्रीज होता जाएगा। और वाई इट इज इम्पोर्टेंट, जो खर्चे होते हैं उसको इम्पोर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब खर्चे रिकॉर्ड करेंगे तभी तुम्हें पता लगेगा ना कि हमारा इतना खर्चा हुआ। हमने सोचा था कि हमारा बिजली में इतना खर्चा होना चाहिए था, बट हमारा खर्चा ओवर हो गया कहीं ना कहीं। तो उसको जो एनालाइज करना होता है उसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमको खर्चों को बाइफिकेट करना पड़े, फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस को। तो इसके बाद हम जज कर पाए कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 रुपया आया, जितना ज्यादा क्यों आया, कम क्यों नहीं आया, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी ज्यादा क्यों दे रहे हैं, कम क्यों दे रहे हैं, ऐसे करते हैं। वैसे इसको एनालाइज करने का जो सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। एनी डाउट। नो सर। अब आते हैं हमारे अमन के ऊपर। आपने फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस तो देख ही लिया था। अब बात करते हैं अमन के बारे में। जब अमन को क्या हुआ, अमन ने अपने लिए एक बिजनेस यूनिट देखा कि मेरे को यहाँ पे अपना बिजनेस खोलना है। तो जब बिजनेस खोलना है तो वहां पे उसको रेंट भी देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टुक ऑन रेंट, उसने अपने बिजनेस यूनिट को रेंट पे लिया, एक जगह ली अपनी रेंट पे कि मेरे को यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। टुक ऑन रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ अब बिजनेस यूनिट, उसने अपना एक बिजनेस यूनिट खोला जिसमें उसने 20,000 पे रेंट पे करा। ठीक है ना। तो जब भी हम खर्चा, जब भी आपको पता है जब हम खर्चा पे करते हैं तो हम क्या एंट्री मारते हैं, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। डेबिट मतलब कहते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट का मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट का मतलब क्या जा रहा है हमारे पास से। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से जा क्या रहा, कैश जा रहा है, तो इसलिए क्रेडिट हो गया हमारा कैश। ठीक है ना। और आप गोल्डन रूल्स तो पढ़ ही के आए हो कि जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है ना। डेबिट वाज द रिसीवर, क्रेडिट वाज द गिवर। तो एक्सपेंस को, रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट किया। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दूसरी एंट्री पे आता है, उसने क्या करा, जैसे उसने एक प्रेमिसेस परचेज करी, एक बिजनेस यूनिट सॉरी रेंट पे लिया। दूसरा उसने बोला कि मेरे को फर्नीचर परचेज करना जो कि फिनिश गुड्स हो, मतलब बना बनाया फर्नीचर। उसने एक बना बनाया फर्नीचर परचेज किया जो कि 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट का था। तो उसने एक फर्नीचर परचेज किया, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने कैश में एक फर्नीचर परचेज किया जिसका अमाउंट था 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना। ये फिनिश गुड्स है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश गुड्स है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको सीधा आप लाओगे और सीधा बेच दोगे क्योंकि ऑलरेडी फिनिश्ड है। फिनिश का मतलब खत्म, ये बन चुका है, इस पे आपको कोई काम करने की जरूरत है नहीं। बस आपने चेयर खरीदी और चेयर दूसरे को बेच दी अपना प्रॉफिट ऐड करके, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। अब इसने एक 1.5 लाख रुपए का एक फर्नीचर खरीदा है और उसने, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यस सर। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है बिल्कुल। सर एक चीज डाउट है कि इतना बोलिए। कैश में पेमेंट कर सकते हैं क्या, 1.5 लाख या 20,000 ऊपर जो एंट्री में दिखा रखा है आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं प्लीज है, ये एक जस्ट बार एग्जाम। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, जो सवाल पूछ रहा था। हाँ हाँ। माय नेम इज क्रिश शर्मा।
कहाँ से हो कृष? और आप कहाँ से हो बता दो। Basically, I am from Bihar. Currently, I am living in Bihar. अच्छा, और कहाँ किसके थ्रू ज्वाइन किया कृष आपने ये प्रोग्राम? विक्की सर के थ्रू। ओके, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। विक्की सर बताओ, जवाब दो। हाँ क्रिस, तो आप क्या पूछ रहे थे कि कैश की पेमेंट हम कितनी कर सकते हैं, है ना? यस सर। जब भी कोई बिजनेस की बात करें तो कैश की ट्रांजेक्शन जो होती है 10,000 से ऊपर हम एक बार में कैश पे नहीं कर सकते किसी भी इंसान को। दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट। हम्म, बट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कैश लिया हुआ है कि लोगों को ट्रैकिंग करने में आसानी रहे, है ना? ओके तो सर। इसलिए हम यहाँ पे कैश दिखा रहे हैं, ठीक है ना? वैसे हम 10,000 से ऊपर कैश किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते एक दिन में। 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको, 15 दिनों में 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिन की लिमिट 10,000 रुपए की होती है, ठीक है क्रिस? ओके सर। पर विक्की क्लास में करेक्शन करने वाली बात है। सवाल अच्छा पूछा है कृष्ण। हाँ जी जी। हाँ, गुड गुड। अब जब हमने खर्चे वाली बात कर ही ली है तो अब आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी पीपीटी के ऊपर। प्रोसीजर टू परचेज मटेरियल। अब आपको पता है जब हमने अभी परचेज करा मटेरियल, हमने एक फर्नीचर परचेज करा, तो जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका एक प्रोसीजर होता है चीज को परचेज करने का, किसी मटेरियल को परचेज करने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप दुकान पे गए, सीधा आपने बोला मुझे ये सामान चाहिए, आपने कैश दिया और माल ले लिया, परचेज मतलब कुछ भी खर्च सामान ले लिया, वो होता है नॉर्मल नॉर्मल परचेज करना। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में एक प्रोसीजर होता है किसी चीज को परचेज करने का। तो आप सीखने वाले हैं क्या प्रोसीजर होता है। जब भी हम किसी मटेरियल को बिजनेस के अंदर परचेज करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, बायर इसको कोई आइटम या कुछ फर्नीचर परचेज करना है मार्केट से, सबसे पहले क्या करता है वो एक कोटेशन रिक्वेस्ट करता है सेलर को कि सर मुझे ये वाली चेयर चाहिए, ये कितने की मिलेगी, आप मुझे कोटेशन सेंड कर दो। कोटेशन एक बिल की तरह ही होता है। ये कोटेशन में सारी डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स के बारे में कि ये गुड्स इतने रुपए का होगा, ये गुड्स ऐसा होगा, इसका कलर वैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है ना? तो वो रिक्वेस्ट करता है वेंडर को। वेंडर मतलब होता है सेलर, वेंडर मतलब सेलर, बायर मतलब जो उसको परचेज करना चाहता है, ठीक है ना? तो जब वो कोटेशन जो सेलर है फिर वो क्या करेगा, कोटेशन बना के देगा कि जो मेरी चेयर है वो 2 लाख रुपए की चेयर है, इसमें ये कलर है, ये मटेरियल है, वैसा कुछ वैसा करके तो वो कोटेशन भेजेगा। फिर बायर क्या करेगा, उसको परचेज ऑर्डर बना के भेजेगा कि मुझे अब इस शेयर को, अब ये शेयर मुझे पसंद आ गई कोटेशन देखने के बाद, बायर को पसंद आ गई, ठीक है ना? तो बायर क्या बोलेगा, मुझे इतने, वो परचेज ऑर्डर करेगा कि मुझे इतनी चेयर मेरे को चाहिए, एक चेयर नहीं, मेरे को 10 चेयर चाहिए आपसे, ठीक है ना? तो 10 शेयर का उसने ऑर्डर दिया सेलर को, परचेजर ने, कि मेरे को 10 शेयर चाहिए। तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर इशू करना, ठीक है ना? तो परचेज ऑर्डर उसने बना के दिया। उसके बाद वेंडर क्या करता है, अब वेंडर कंफर्म करता है उसके पीओ को, उसके परचेज ऑर्डर को वो कंफर्म करता है, एक्सेप्ट करता है और इशू करता है उसको परफॉर्मा इनवॉइस। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट में टर्म्स क्या होती है, बेसिकली पीओ में जो जो परचेज ऑर्डर होता है, किसी बायर के पास से जो परचेज ऑर्डर आता है तो हम चेक करते हैं कि मेरे जो सामने वाले बायर ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को 10 शेयर चाहिए, ठीक है ना? अब 10 शेयर मेरे को चाहिए, तो मैं अपने पास देखूंगा क्या मेरे पास मेरे बिजनेस यूनिट में 10 शेयर है। अगर वो 10 शेयर होगी तभी तो मैं दे पाऊंगा ना सामने वाले को अपनी शेयर। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने टर्म्स को देखते हुए, मेरे पास कितना स्कोप है, मेरे पास कितनी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ देखते हुए मैं उसको परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा और उसको एक पीआई बना के दूंगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। अब परफॉर्मा इनवॉइस जस्ट लाइक इनवॉइस की तरह ही होता है, बस उसमें हम पेमेंट टर्म्स ये सब लिखते हैं कि मुझे इतना परसेंट एडवांस पेमेंट चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको सेल करूंगा, ठीक है ना? फिर बायर क्या करेगा, बायर उस पीआई के अगेंस्ट में पेमेंट करेगा मेरे को, ठीक है, जो उसने पेमेंट टर्म्स पीओ में मेंशन कर रखी होगी कि जब मैं आपके लिए 10 शेयर आपसे खरीदूंगा तो 50% आपको मैं एडवांस करूंगा और 50% मैं आपको डिलीवरी के बाद करूंगा, इस तरीके से, ठीक है ना? जब मैं उसको पीआई इशू करूंगा तो वो मुझे 50% वो एडवांस पैसा दे देगा मेरे अकाउंट में, और 50% जब मैं उसको 10 शेयर डिलीवर करूंगा टैक्स इनवॉइस के साथ तो 50% वो बाद में पैसा दे देगा। तो वेंडर जब डिलीवर करेगा मटेरियल, डिलीवर द मटेरियल अलॉन्ग विद द टैक्स इनवॉइस, या फिर इनवॉइस के साथ में जब वो माल बेचूंगा उसके बाद वो मेरे को उसकी पेमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है ना? उसके बाद पेमेंट कंप्लीशन हो जाएगी, लास्ट में पूरा वो एक प्रोसीजर खत्म हो जाएगा परचेस होने का। इस प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट कि इस प्रोसीजर में क्या कैसे हुआ? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
अब हमने पूरा सिस्टम समझ लिया परचेज करने का, क्या सिस्टम होता है, क्या कोटेशन होती है, क्या पीओ होते हैं, क्या पीआई होता है। अब बात करते हैं, हमने एक स्टॉक दोबारा परचेज करा है हमने सप्लायर से, तो उसके सामने क्या लिखा, परचेज फर्नीचर स्टॉक इंक्लूडिंग वुड। पहले हमने क्या करता था, फर्नीचर खरीदा था, लेकिन इस बार हम क्या खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो कि 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, जिसके अंदर वुड भी इंक्लूड है। ठीक है ना। अब लकड़ियों का काम है, फर्नीचर का काम है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा वो लकड़ियां होगी, फेविकोल होगा आपका, फैब्रिक होगा, इस तरीके से होगी, आपकी कीलें होंगी अगर आप रॉ मटेरियल के अंदर, तो इस तरीके की चीजें आपकी रॉ मटेरियल में रहेंगी। ठीक है ना। तो आपने 3 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करा, तो आपने क्या करा, आपने 1.5 लाख रुपए कैश में पे करा और 1.5 लाख रुपए आपने उधार में खरीदा। मैं ये जो मेरी जो एंट्रीज है ना, वो कैश लिखा हुआ है, कैश ऑल्सो रिप्रेजेंट बैंक। तो ये मत समझना कैश का कैश ही है, बस वो रिप्रेजेंट बैंक भी कर रही है, वो डाले कैश दिया हमने, लेकिन वो है बैंक भी। ठीक है ना। तो उसने क्या करा, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए कैश में दिया, यानी बैंक से पेमेंट करी या कैश से दी, और जो 1.5 लाख रिमेनिंग पैसा हुआ वो उसने उधार पे दिया। ठीक है ना, उधार भी दिया। ठीक है। तो जब मैंने परचेज करा तो मैंने 3 लाख का आइटम परचेज करा रॉ मटेरियल, तो मैंने एंट्री का हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कैश में 1.5 लाख रुपए दे दिया पार्टी को, जो बैंक से दे दिया 1.5 लाख रुपए, कैश में दे दिया 1.5 लाख रुपए, और जो बचा 1.5 लाख रुपए वो मैंने उसको बोला मैं आपको बाद में दूंगा। मैंने तुरंत नहीं दिया पार्टी को, मैंने कहा मैं आपसे उधारी पे ले रहा हूँ। 3 लाख का मैंने माल खरीदा, 1.5 लाख रुपए मैंने उसे कैश में दिए, और 1.5 लाख रुपए मैंने कहा मैं उससे आपको बाद में दूंगा। उस पार्टी का नाम था राजन कंपनी। ठीक है ना। तो मैं राजन कंपनी को बोला कि 1.5 लाख अभी आपको दे रहा हूँ, 1.5 लाख मैं आपको बाद में दूंगा। तो मैंने उधारी पे माल खरीदा, तो ये होगा परचेज की एंट्री। जहां तक किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है, कहीं समझ ही ना आ रहा हो, सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए। क्या क्या समझ में आया बताओ। सर यही परचेज स्टॉक वाला इंक्लूडिंग। तो सिंपल सा है कि 3 लाख रुपए का हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, जिसकी पेमेंट हमने आधी कैश में करी है और आधी हमने उसको पार्टी को नहीं दिया है, पार्टी को हम बाद में देंगे। तो पार्टी हमारी किताबों में खड़ी होगी 1.5 लाख रुपए से, क्रेडिटर इसको बोलते हैं। फिर आगे हम और पढ़ेंगे। तो खर्चा परचेज में जो मेरा खर्चा हुआ वो 3 लाख रुपए का हुआ, जिसका मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा। 1.5 लाख रुपए मैंने उसको तुरंत कैश हाथ में दिखा दिया कि 1.5 लाख रुपए आप ले लो मेरे हाथ से तुरंत, अभी ले लो, और 1.5 लाख रुपए मैं आपको बाद में दूंगा। 1.5 लाख रुपए आपकी उधारी हो गई मेरी राजन कंपनी को, जो मुझे उसे फ्यूचर में देनी है। ये सिंपल समझ, ठीक है। ठीक अब है आपके सर। सामने एक, हाँ, अब आपके सामने एक दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही है, एक इंसान बैठा हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ठीक है ना, वो चेयर बना रहा है बेसिकली। तो ये आप लोग के लिए एक इमेज थी कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से काम होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है हमारी फर्नीचर लाइन में, तो इसी तरीके से काम हो रहा होता है। चेयर्स को, वुडन को इस तरीके से काट पीट के बनाया जाता है। फेविकोल आपके सामने दिख रहा है, व्हाइट कलर के डब्बे के अंदर एक डब्बा पड़ा है, उसमें फेविकोल पड़ा हुआ है, वुडन आपकी लगी पड़ी है, फैब्रिक पीछे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे आगे के रॉ मटेरियल है, और जब रॉ मटेरियल बन जाएंगे मिल के बनेगा आपका एक, और चेयर, बेड, इस तरीके से आपका बनेगा फिनिश गुड्स। ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल दिखाने के लिए आपके सामने एक इमेज मेरे सामने दिख रही है, वुड है, फेविकोल है, ठीक है, सामने हैमर भी है, उसके हाथ में हैमर है। ठीक है। उसके बाद पीछे आप देखोगे वुड है, वो फैब्रिक्स पड़े हुए हैं, तो ये सब रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं मैनेजिंग बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस को मैनेज करने की जो एंट्रीज होती है हमारे अकाउंट्स के अंदर, उस तरीके को किस तरीके से उस एंट्री को करते हैं हम। ठीक है ना। तो मैनेज एक्सपेंस की हमारी क्या एंट्री होती है, सैलरी पेड इन कैश। हमने क्या किया, सैलरी पे करी कैश में। तो हमारा कि सैलरी का खर्चा हो गया, जैसे हमने को बताया कि कुछ हमारे फिक्स खर्चे होते हैं बिजनेस में जो लगने ही लगने होते हैं, एक सैलरी का खर्चा हो गया। दूसरा आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी, जब आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका बिजली का भी खर्चा आएगा। तीसरा हो गया आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो खर्चा होता है, जो आप प्रचार करते हो, जो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, अपने बार बार होर्डिंग वोर्डिंग लगा दी, बैनर्स लगा दिए, प्रचार कर रहे हो आप बिजनेस का, वो भी आपका एक खर्चा है बिजनेस का। सैलरी का खर्चा हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया आपका, एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया। इस तरीके के आपके खर्चे होते हैं। तो जो आपको सबको पता ही है, जो खर्चे की जो हमारी एंट्री होती है अकाउंट्स के अंदर, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, जो भी खर्चा होगा उसको आप डेबिट करोगे, और जिस जिस मोड से आप पेमेंट करोगे, कैश हो चाहे बैंक हो, उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है ना। तो वो आपके सामने, वो एक सामने एंट्री पड़ी है खर्चों की। तो इस तरीके से हमको अपने खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं बिजनेस के। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। ठीक है। अब आपके सामने एक और दिख रही है, जो चेयर आप देख रहे थे पहले मैन्युफैक्चर हो रही थी, अब वो चेयर बन के तैयार हो चुकी है सामने। आप सब देख सकते हैं, अब हमारी जो चेयर है वो रेडी टू सेल है, मतलब अभी चेयर को हम सेल कर सकते हैं।
लेकिन इसके अंदर अभी फैब्रिक लगना बाकी है। अभी थोड़ा सा काम भी इस शेयर में बाकी है। देखो ऑलमोस्ट शेयर रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक हमने आपको दिखा रहे कि मन्नत फर्नीचर का जो बिजनेस यूनिट है किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके का एक यूनिट होता है बिजनेस का, जब भी कोई स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको इमेज वो दिखा रही है कि कैसे फर्नीचर तैयार होता है, एक ढांचा तैयार होता है किसी भी चेयर का या बेड का। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर टू सेल। अब जैसे अभी आपने देखा कि प्रोसीजर टू परचेज कैसे था। अभी सभी ने देखा ना प्रोसीजर परचेज का क्या प्रोसीजर था, कि सबसे पहले आप इंक्वायरी करते हो, फिर आप कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हो वेंडर सेलर को कि आप एक कोटेशन भेजो। फिर सेलर कोटेशन को भेजता है कि भाई इतनी इतनी शेयर इस कलर की होगी, इतनी बड़ी होगी, इतने इंच की होगी, वो होगा। तो उसके बाद जब उसको परचेजर को जब वो सब कुछ ठीक लगता है कोटेशन, तो वो अपना पीओ इशू करता है कि मेरे को ये सेम चेयर, मेरे को 10 शेयर मेरे को आपसे चाहिए। तो वो पीओ टर्म्स में देखता है, वो अपना पीओ बना के भेजता है सेलर को कि मेरे को 10 शेयर आपसे चाहिए। फिर इसके बाद क्या करता है, सेलर देखता है कि मेरे पास 10 शेयर है कि नहीं, जो अपनी अवेलेबिलिटी चेक करता है स्टॉक की। और जब स्टॉक अवेलेबल होता है हमारे गोडाउन में या हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर, तब वो वहां से क्या करता है, पीओ को एक्सेप्ट करता है और एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजता है बायर को कि हम अब आपकी जो पीओ है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम 10 शेयर आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे एडवांस पेमेंट करो। तो एडवांस पेमेंट की कुछ टर्म्स होती है कि 50% एडवांस करो, 25% एडवांस करो, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को 10 शेयर लेनी है, तो मैंने बोला मुझे 10 शेयर चाहिए, एक शेयर 1,000 रुपए की है, तो 10 शेयर आपकी 10,000 रुपए की हो गई। तो जब मैंने पीओ टर्म्स में परचेज ऑर्डर में डाला कि मेरे को 10 शेयर चाहिए, तो मेरे वहां से मेरे सप्लायर ने मेरे को ये लिख के भेजा कि भैया 50% एडवांस करो और 50% डिलीवरी के टाइम पे करो। पीआई के अंदर उसने लिख के भेजा, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। अब क्या है कि मुझे 50% उसके अकाउंट में पहले डालना पड़ेगा, 5,000 रुपये। और 5,000 मैं उसको तब दूंगा जब वो मटेरियल मेरे पास पहुंच जाएगा, जब वो डिस्पैच हो जाएगा मेरे पास। तो उसमें कुछ टर्म्स होती है सेल्स परचेज के अंदर। तो वही आपका एक क्या है, एक आपका प्रोसीजर है सेल्स करने का। जैसे आपका सेल का था वैसे आपका परचेज का है, दोनों ही सेम प्रोसीजर है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, अब हम कर रहे हैं सेल्स। हमने परचेज कर लिया स्टॉक, हमने खर्चे पे कर दिए। अब बारी है हमारे बिजनेस में सेल करने की। अब हम अपने बिजनेस में जो भी हम फर्नीचर बना के रेडी कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर हम जो हमने फिनिश गुड्स परचेज करा था फर्नीचर, उसको हमें अब सेल करना है। ठीक है ना। तो जब सेल्स करते हैं तो सेल की एंट्री क्या होती है, पैसा। जब आप सेल करते हो किसी मटेरियल को तो आपके पास पैसा आता है, और जब भी आपके पास पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो जब कैश पैसा आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, 2.5 लाख रुपए का आपने माल बेचा है। और क्रेडिट में क्या होता है, सेल्स। क्रेडिट में क्या हो गया आपका, सेल्स, जो कि आपके इस पर गोल्डन रूल्स में था। ठीक है ना। डेबिट वर्ड्स कमिंग, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो क्या हुआ, हमारे पास कैश, हमारे पास पैसा आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 2.5 लाख रुपए का हमने सेल करा है, लेकिन आप उसके नीचे देखोगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड फर्नीचर हु बोट ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपीज। आप लोगों ने पहले भी एंट्री देखी थी कि हमने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया था। और जो 1.5 लाख का हमने चेयर परचेज किया था, सॉरी हाँ, 1.5 लाख रुपए का हमने एक चेयर परचेज किया था। तो जो चेयर हमने 1.5 लाख रुपए की परचेज की थी, उस चेयर को हम 2.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। और वो चेयर आपकी फिनिश गुड्स थी, ये मैंने आपको बताया भी था। तो मुझे उस चेयर पे कोई काम नहीं करना था। तो 1.5 लाख की चेयर को मैंने 2.5 लाख रुपए में बेचा। ये इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग। कि मैंने फिनिश गुड्स को परचेज किया और फिनिश गुड्स को ही बेच दिया अपना प्रॉफिट ऐड करके। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम उस रॉ मटेरियल से पहले फिनिश गुड बनाते हैं और उसके बाद बेचते हैं। ठीक है। तो ये 1.5 लाख वाली चेयर को मैंने 2.5 लाख रुपए में सीधा बेच दिया, तो 1 लाख रुपए का मेरा सूखा प्रॉफिट हो गया बिजनेस के अंदर। ठीक है ना। तो पहली एंट्री आपकी ये रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी एंट्री के ऊपर। दूसरी एंट्री में क्या है, क्रेडिट सेल्स 50,000 रुपीज कस्टमर विल पे लेटर। जो पहली वाली सैलरी थी उसमें, जो पहली वाली सेल थी उसके अंदर तो मुझे जो पैसा था वो मुझे तुरंत मिल गया पैसा। ठीक है ना। जो भी कैश और बैंक जो पैसा था मेरा, वो मेरे हाथ में तुरंत आ गया। लेकिन दूसरे वाले में क्या था कि 50,000 रुपए का जब मैंने सेल करा तो पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया। इस पार्टी का नाम है अमित गौतम। जो अमित गौतम है उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो क्या होगा, जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, जब उधारी पे सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब वो पर्सन जिसको मुझे बाद में पैसा देना है फ्यूचर में। ठीक है ना। तो अमित को पैसा देना है मुझे फ्यूचर में, क्योंकि मैंने उसको क्या करा है, उधारी में माल बेचा है। ठीक है। तो अमित मेरे पास डेबिट हो गया।
कल को मुझे अमित से 50,000 रुपये लेने होंगे। अगर वही अमित मुझे कैश में दे देता तो वो अमित का नाम हट जाता, वहां पे कैश आ जाता। ठीक है ना। पहले क्या था, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो मेरे पास आ रहा है, तो पहले मेरे पास कैश आ रहा था तो मैंने डेबिट वर्ड्स कैश इन डेबिट वर्ड्स कम इन के हिसाब से मैंने कैश को डेबिट कर दिया। लेकिन इस बार मेरे पास कैश नहीं आ रहा, मेरे पास एक बंदा आ रहा है जो मुझे कल को पैसा देगा, अभी नहीं दे रहा। तो डेबिट मैंने क्या किया, उस बंदे को करा, अमित को करा डेबिट। ठीक है ना। डेबिट करा मैंने अमित को, जिसको डेटर बोलते हैं, जिससे पैसा मेरे पास आ रहा है। तो अमित गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। अब 50,000 अमित को 50,000 मुझे पे करना है, जो कि फ्यूचर में पे करेगा, उसने वो उधारी से मेरे से माल खरीदा है। ठीक है। और हाँ, और जो उसने मेरे को, जो मैंने उसको मटेरियल सेल करा है अमित को उधारी पे, वो उससे हमने एक चेयर बनाई थी। यहाँ पे इस पे गलत हो गया है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। सोल्ड हमने चेक करी, कॉस्ट 20,000 रुपये। जो 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल था ना, आपको याद होगा, हमने रॉ मटेरियल परचेज करा था 3 लाख रुपए का। उस 3 लाख रुपए के रॉ मटेरियल में से हमने 20,000 रुपये के रॉ मटेरियल को यूज करके हमने एक चेयर बनाई थी, छोटी सी चेयर, बड़ी लग्जरी चेयर टाइप बनाई थी। तो उसकी कॉस्ट 20,000 रुपये थी। लेकिन हमने अमित को जब बेचा तो 50,000 में बेचा। तो जो पहली वाली एंट्री थी, उसमें हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि हमने 1.5 लाख रुपए की चेयर खरीदी थी, एक लग्जरी वाली, और उसको हमने 2.5 लाख में बेचा था। जो था ट्रेडिंग वाला, जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट था, कि चेयर खरीदी और चेयर को बेच दिया। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या था, हमने रॉ मटेरियल परचेज करा था 3 लाख रुपए का, और उसमें से 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करके हमने एक शेयर बनाई, और उस शेयर को हमने बेचा कितने में, 50,000 में। तो 30,000 रुपए का मुनाफा मुझे यहाँ भी हो गया। 1 लाख का मुनाफा मुझे पहली एंट्री में हो गया, और 30,000 का मुनाफा मुझे दूसरी एंट्री में हो गया। टोटल मुझे 1,30,000 रुपए का मुनाफा हो चुका है मेरे बिजनेस से, यहाँ तक। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आप नो सर। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कुछ टफ तो नहीं लग रहा यस बिल्कुल? सर। अब आते हैं, जैसा भी आप सबको मैंने बताया था, अमित को डेटर बनाया था। तो डेटर क्रेडिट का बेसिक मीनिंग जानते हैं यहाँ पे, डेटर क्या होता है और आपका क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है ना। डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मीन्स होता है अ पर्सन और अ कंपनी, कोई इंसान या फिर कोई कंपनी, हु हैज पेड मनी टू द बिजनेस लेटर, उसको बिजनेस को बाद में पैसा देना है। ठीक है। दे बॉट समथिंग ऑन क्रेडिट एंड विल पे लेटर। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है, अमित गौतम का। अमित गौतम अभी हमारा डेटर बना था ना। तो अमित क्या हो गया, एक पर्सन हो गया। तो अमित अ पर्सन और कंपनी, मतलब एक अमित हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, जिसको पैसा फ्यूचर में पे करना है। तो अमित को, आपको पता है, अमित को मेरे को पे करना था फ्यूचर में, क्योंकि उसने 50,000 में माल उधार में मेरे से खरीदा था। तो कहीं ना कहीं अमित को फ्यूचर में जाके मुझे पैसे देने हैं, तो वो मेरे लिए डेटर बन गया था। ठीक है ना। अ पर्सन और कंपनी हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस लेटर। और दूसरी एंट्री में, दूसरे में क्या है, क्रेडिटर्स के केस में क्या होता है, अ पर्सन और कंपनी द बिजनेस हैज टू पे मनी टू लेटर। मैंने किसी से माल उधारी में खरीदा, मतलब मेरे बिजनेस, मेरे मन्नत फर्नीचर ने किसी से माल उधारी पे खरीदा है, उससे मैं पैसा नहीं दिया, लेकिन बाद में पैसा देना ही है मुझे, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। वो मेरे लिए क्रेडिटर है। इसको फ्यूचर में मुझे पैसा देना है, बिजनेस को पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर हो गया। और जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए डेटर बन गया। जिसे पैसा लेना है वो डेटर, इसको पैसा देना है उसको क्रेडिटर। सिंपल सा फंडा है। इसको बोलते हैं डेटर, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है ना। अब जब अब मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करता हूँ, मैंने बताया ना, पैसा लेना है तो डेटर और पैसा देना है तो क्रेडिटर। अब क्या हुआ, मैं पे कर रहा हूँ पैसा। आप सभी को पता है कि मैंने राजन कंपनी से 3 लाख रुपए का फर्नीचर लिया था, रॉ मटेरियल लिया था। 1.5 लाख रुपए का मैंने लिया था। राजन, हाँ, 1.5 लाख रुपए। तो क्या हुआ, राजन कंपनी को मेरे को पैसे देने 1.5 लाख रुपए। क्या होता है, पैसे देना है। जिसको पैसे देना है, आप सबको मैंने बताया, वो मेरे लिए क्रेडिटर है। और जिससे मुझे पैसा लेना है, वो मेरे लिए डेटर है। तो अब 1.5 लाख रुपए मेरे को राजन कंपनी को देना है, क्योंकि उससे मैंने माल परचेज करा था पिछली एंट्रीज के अंदर। और जब हम पैसा देते हैं, तो आप सभी को पता है पैसा हमारे अकाउंट से जा रहा है। तो डेबिट वर्ड्स कम इज क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमारा पैसा जो है वो जा रहा है, बैंक से पैसे जा रहा है। तो जब जाएगा तो वर्ड इज गोज आउट में क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो डेबिट में जो आता है, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमारा क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अपने कैश क्या हो गया, कैश या बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और हमारा जो क्रेडिटर था वो डेबिट हो गया।
तो हमने राजन कंपनी को पेमेंट कर दी, तो राजन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कैश 1.5 लाख रुपए, ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री, जो हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारी क्रेडिट की एंट्री, जो हमने पेमेंट करी क्रेडिटर को। वही दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी हमारी रिसीविंग की एंट्री, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। पहले तो हमने पे करा क्रेडिटर को, लेकिन अब पैसा रिसीव कर रहे हैं। आप सबने देखा था पिछली एंट्री में, जो अमित था उसने 50,000 रुपये का उधार में माल खरीदा था हम लोगों से, उसने पेमेंट नहीं करी अमित ने हमें, लेकिन अब अमित हमें पेमेंट कर रहा है। और जब अमित हमें 50,000 पे कर रहा है, जो कि लिखा है इसमें, कस्टमर अमित गौतम पेड 50,000 रुपीज अर्लियर क्रेडिट से, जो पुराने में उधारी में सेल करा था हम लोगों ने माल, तो अमित ने बोला मैं अब पेमेंट कर रहा हूँ। जब अमित पे करेगा, वैसे ही सेम रूल आपका जो गोल्डन रूल चल रहा था, डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इस बार क्या हो रहा है, हमारे पास कैश है, बैंक हमारे पास आ रहा है, और जब आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट 40-50,000 रुपए से टू डेटर अमित गौतम को हमने 50,000 से क्रेडिट कर दिया। पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके हम अमित गौतम को खत्म कर देंगे, और हम कैश को रिसीव कर लेंगे 50,000 रुपये अपने अकाउंट के अंदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित गौतम। ठीक है ना, तो इससे पहले हमने जो पेमेंट की एंट्री देखी कि क्रेडिटर को हम पेमेंट कैसे करते हैं, और दूसरी एंट्री हमने देखी कि डेटर से हम पैसा कैसे रिसीव करते हैं। तो ये हमारी क्रेडिटर की भी एंट्री होगी और दूसरी हमारी डेटर की भी एंट्री होगी। ठीक है ना, अब आते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उन सबकी समरी आ गई हमारे पास। क्या आ गई हमारे पास, समरी आ गई, कि हमने जितना भी अभी अकाउंट्स में जो हमने देखा सारा कुछ, कि बिजनेस में किस तरीके से खर्चे हुए, सेल किया हमने, परचेज किया, खर्चे किए, तो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्या समरी में एट द एंड हमारे पास क्या बचा है हमारे पास, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज के बारे में। हमने क्या क्या परचेज किया था स्टार्टिंग में। हमने फिनिश गुड्स परचेज करे थे, फर्नीचर 1.5 लाख रुपए के, जो आप सबको पता है। और दूसरा हमने परचेज करा था रॉ मटेरियल, वुड वाला, जिसमें इंक्लूडिंग वुड था, उसको परचेज करा था हमने 3 लाख रुपए का। तो टोटल हमने जो परचेज की जो वैल्यू हो गई, 1.5 लाख रुपए एक बार परचेज करा था, और 3 लाख रुपए हमने एक बार परचेज किया था। टोटल हमने 4.5 लाख रुपए का माल परचेज किया है। टोटल हमारी जो बिजनेस की जो परचेज हो गई, वो हो गई हमारी 4.5 लाख रुपए। ठीक है ना, अब बात करते हैं सेल। हमने सेल कितने बार किया, हमने सेल भी 2 बार किया था, आपको याद होगा। एक बार हमने 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर बेचा था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख वाली चेयर जो बता रहा था आपको मैं, 1.5 लाख रुपए वाली फर्नीचर को हमने 2.5 लाख में सेल कर दिया था। 1 लाख का सूखा प्रॉफिट था, एक तो 2.5 लाख वाली वो सेल है। ठीक है ना, और दूसरी हमारी चेयर वाली सेल है, जो हमने कुर्सी बेची थी, जो 20,000 रुपए का हमने कुर्सी बनाने में यूज किया था रॉ मटेरियल, और फिर हमने उसको 50,000 में बेचा था, जिसमें 30,000 रुपए का मुनाफा हुआ था। दूसरी हमारी वो वाली सेल थी। तो 2.5 लाख रुपए की एक सेल हुई, और दूसरी हमारी 50,000 रुपए की सेल हुई। टोटल हमारी दोनों मिला के सेल कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। ठीक है ना, तो परचेज आपका 4.5 लाख रुपए का हुआ, और सेल आपका 3 लाख रुपए का हुआ, जो कि दोनों एंट्रीज आपने पीछे देख ही ली थी। ठीक है ना, अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्या आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, अब देखो, 4.5 लाख रुपए का आपने परचेज करा था माल, 3 लाख 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर आपने खरीदा था, और रॉ मटेरियल वुड आपने 4.5 लाख रुपए का खरीदा था, 3 लाख रुपए का खरीदा था। टोटल आपने जो परचेज करा वो 4.5 लाख रुपए का करा। अब 4.5 लाख रुपए में से आपने कितने का माल बेच दिया, जितना आपने माल परचेज करा है, जितने का आपने स्टॉक परचेज करा है, उस स्टॉक में से कितने का स्टॉक आपने बेच दिया। जो आपने बेच दिया वो खत्म होने के बाद जो जो बचा हुआ स्टॉक बचा, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो आपने स्टॉक परचेज किया, उस परचेज में से जो स्टॉक आपने मार्केट में बेचा, उसको हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो 4.5 लाख रुपए की परचेज की वैल्यू थी। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। 1.5 लाख वाला एक तो हमने बेचा था क्या, 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर हमने बेचा। अब पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारे पास सेल कितनी थी, क्या थी, सेल, और हमारे पास कितना एक्सपेंस था। ठीक है ना, उसके बाद हम निकालेंगे, पहले एक बार एक्सपेंस को देख लेते, फिर आएंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेंस पे किया था, जो हमने एक्सपेंस इनकर्ड किया था अपने बिजनेस के अंदर, वो कौन कौन से एक्सपेंस थे। पहला तो रेंट था। तो रेंट की एंट्री कौन बताएगा, रेंट की एंट्री क्या थी, कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए, रेंट के एक्सपेंस की एंट्री क्या हमारी थी रेंट हमने पहले। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप आंसर देने से पहले नाम और कहाँ से है आप वो बताना है आपको, ठीक है ना। ओके सर। और अगर हमारे पास रेंट आया तो
तो क्या एंट्री मारेंगे? हमने तो रेंट कैश दिया। अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है ना? तो आप लोगों को इसका मतलब ये है कि ये चीज समझ में आ गई कि खर्चे की एंट्री किस तरीके से की जाती है। जैसे रेंट की एंट्री है, वैसे सेम आपकी सैलरी की एंट्री भी होगी, और आपकी Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी की भी होगी, और एडवर्टाइजिंग की भी होगी। अब मुझे कौन बताएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है? सर फिक्स है। वेरिएबल वेरिएबल है। अभी फिक्स किसने बोला था? तो ये हमारा वेरिएबल है। अभी हमने पूछा पड़ा था ना, जितना हम फर्नीचर को काटेंगे, जितना हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन करेंगे चेयर को बनाने में या बोर्ड को बनाने में, उतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। जितनी जितनी सेल इंक्रीज होगी उतना उतना हमारा उसका खर्चा भी इंक्रीज होता जाएगा। रेंट एक्सपेंस हमारा फिक्स है या फिर वेरिएबल है? फिक्स रेंट सर फिक्स है। फिक्स है। क्या है? फिक्स है। फिक्स बिल्कुल रेंट फिक्स रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने। ठीक है ना? अब जो इसने बताया वो आंसर नहीं देगा। बताओ अब जो एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है वो फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल। मतलब हम्म, मतलब आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना? और परचेज की क्या एंट्री थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर उधारी में हो, मान लो आपने मोहन से हम परचेज करा है, ठीक? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन मोहन से परचेज कर रहे हो और मोहन अकाउंट डेबिट हो गया। दोबारा सोचो। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट मोहन डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज परचेज अकाउंट परचेज डेबिट होगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, परचेज जब भी करते तो परचेज हमारा डेबिट होता है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक आएगा ना हमारे पास, तो परचेज हमारा डेबिट हो गया। कहते हैं परचेज डेबिट अकाउंट वर्ड्स डेबिट कम इन। टू मोहन। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन हो गया। ठीक है ना? मोहन क्रेडिटर बन गया हमारा। कल को जब हमने जो परचेज करा है हमें बाद में मोहन को देना भी पड़ेगा। ठीक है ना? आया समझ में? और अगर Yes, उधारी में सेल करेंगे yes, तब, sir. अगर उधारी में सेल करेंगे तो उधारी में सेल करेंगे तो सेल टू, जैसे अमित गौतम को करा था तो अमित गौतम क्रेडिट होगा। तो सॉरी, एंट्री क्या अमित बनेगी गौतम पूरी? डेबिट टू सेल्स। हम्म, हो गया ना कंफ्यूज? यही मैं देख रहा था। सर अमित गौतम अब को क्रिस डेबिट को छोड़ के करेंगे। कोई बता, अब क्रिस को कोई छोड़ के बताएगा कि मैंने सेल करा। ठीक है ना? तो 1 लाख रुपए की मैंने सेल करी, 50,000 रुपए मेरे को कैश में मिल गया, और 50,000 मुझे बैंक में अकाउंट में आ गए। सेल 1 लाख रुपए की करी मैंने, तो क्या एंट्री होगी? 1 लाख की सेल है जिसमें 50,000 रुपए का मैंने कैश में सेल करा है एक ही साथ में, और 50,000 रुपए का मैंने उधारी में करा है। 50,000 कैश में, 50,000 उधारी में, और 1 लाख रुपए की टोटल सेल हुई। तो क्या एंट्री होगी? मैं जवाब दूं। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कैश अकाउंट 50,000 से डेबिट होएगा, और डेटर्स अकाउंट 50,000 से डेबिट, और 2 सेल्स अकाउंट होएगा। वेरी गुड। आपका नाम और अपनी जगह तो बताया नहीं। सर आई एम नाम और नेहा। कहाँ? I am belong to Uttar Pradesh but currently living in जानकीपुरी। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारा परचेज हो गया, और हमारी सेल्स हो गई। ठीक है ना? अब हमारा बचता है क्लोजिंग स्टॉक, कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। ठीक है ना? तो अब ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको क्या मतलब बताया। जितना हमने माल परचेज करा, उस परचेज वाले जो हमने स्टॉक जो परचेज करा है, उस स्टॉक में से हमने कुछ स्टॉक को बेचा भी था। तो जो हमने स्टॉक परचेज करा और उसमें से जो स्टॉक हमने मार्केट में बेच दिया, उसको हम हटा देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा स्टॉक, वो बचेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? तो 1.5 लाख रुपए का हमने फर्नीचर बेचा था, और वुड, सॉरी, 1.5 लाख का हमने फर्नीचर, 1.5 लाख का हमने फिनिश गुड परचेज किया था, और रॉ मटेरियल परचेज करा था वुड 3 लाख रुपए का। तो 4.5 लाख का परचेज किया था माल। 4.5 लाख रुपए का माल मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने 2.5 लाख रुपए का एक फर्नीचर सेल किया था, और चेयर मैंने 50,000 रुपए की सेल करी थी, ये आपको पता ही होगा। तो 2.5 लाख रुपए का जो फर्नीचर मैंने सेल किया था, उसकी कीमत कितनी थी, कौन बताएगा? 1.5 लाख। वेरी नाइस। जो 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर मैंने सेल किया था, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। 1 1 लाख लाख। रुपए
1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 2.5 लाख रुपए का जब मैंने बेचा तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1.5 लाख रुपए का परचेज की कॉस्ट थी मेरे स्टॉक की। यस सर। यस 1 लाख रुपए का Yeah. ये हो गया, फर्नीचर में वैल्यू हो गई मेरी स्टॉक की। और दूसरी एंट्री शेयर थी 50,000 रुपए की, जो मैंने शेयर बेची थी मार्केट में। उस शेयर में रॉ मटेरियल कितने रुपए का लगा था? 20,000 20 का। 20,000 का। 20,000 का लगा था। 20,000 वेरी नाइस। और अगर मैं इन दोनों की कॉस्ट की वैल्यू को ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 170 लाख। 170 1,00,000 बहुत बढ़िया, 1,70,000 बन गया। 1,70,000। तो 1,70,000 बन गया। अब आप 4,50,000 की परचेज की वैल्यू में से जो सेल में जो परचेज की वैल्यू थी 1,70,000 पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 280 2 लाख। लाख 80,000। वो बन 2,80,000 रुपीज, वो बन गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, तो इतना रुपए का मेरे पास क्लोजिंग का स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। ठीक है ना। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ऊपर। हमने बेसिक टर्म्स जान ली, हमने अकाउंट्स के टर्म्स को जान लिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा बिजनेस के अंदर, इसमें हम प्रॉफिट और लॉस को एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं, उसके अंदर इवेलुएट करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में हम जान चुके हैं। परचेज के बारे में, परचेज क्या होता है, सेल्स के बारे में जान चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जान चुके हैं, और एक्सपेंस के बारे में जान चुके हैं। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन आप लोग अपना नाम और जगह नहीं बता रहे। सर आई एम निशांत फ्रॉम नोएडा। बिल्कुल ठीक है निशांत, आप कहाँ से? बिल्कुल सही है। जो भी हमारा जो सेल होता निशांत है किस और जो स्कूल हमारा पे हो तुम? निशांत मैंने 12th पास किया है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड। पर किस स्कूल से 12th पास किया? मैं प्रगति पब्लिक इंटर ओके कॉलेज। ठीक ठीक। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसा कि भी निशान ने बताया कि जो हम डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बिल्कुल परफेक्टली आंसर दिया उन्होंने। जो हमने माल परचेज करा, परचेज कॉस्ट की लगती है, हमारे जो एक्सपेंस लगते हैं वो। और जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद जो हमारे वैल्यू आती है वो आती है क्लोजिंग की स्टॉक की। ठीक है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आती है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं। इनकम मतलब जो हमारे पास बिजनेस में इनकम होती है, और हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। जो नीचे आ रहा है ना एक्सपेंस, इसको ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करते हैं, और उसके बाद आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, वो आता है हमारा नेट प्रॉफिट, वो होता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का आपको बेसिक बेसिक मीनिंग पता लग चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कैसे और नेट प्रॉफिट निकालना कैसे इस पूरी जर्नी के अंदर। तो अपने सामने आप देख सकते हैं चेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस की ग्रोथ कैसे के ऊपर। ठीक है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जो अभी मैंने आपको बताया, सेल जितना आपने माल बेचा है, माइनस में परचेज कि कितने का माल आपने उसको खरीदा था, और माइनस में क्लोजिंग का स्टॉक जो हम निकाल चुके हैं पहले पिछली क्लास, पिछली वाली स्लाइड के अंदर। ठीक है ना, ये रहा। तो सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स। तो सेल्स की फिगर में आप सब देख सकते हो 3 लाख रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, अब 3 लाख रुपए आपको पता कैसे आया? जो ऊपर एंट्री दिख रही है, सेल्स में 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर सेल किया था, और शेयर 50,000 रुपए की सेल करी थी हमने। ठीक है, दोनों को सेल करने पे 3 लाख रुपए हमारे पास पैसा आ गया था। तो सेल होगी मेरी 3 लाख रुपए, तो सेल्स के नीचे आप देख सकते हो 3 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो माइनस करा मैंने परचेज। अब आप देखो परचेज कितना आ रहा है हमारे पास। परचेज अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछले स्लाइड में, 1.5 लाख रुपए का हमने फर्नीचर परचेज किया था, और रॉ मटेरियल हमने 3 लाख का परचेज किया था। 4.5 लाख रुपए का हमने परचेज किया था। ठीक है ना, तो सेल्स में से माइनस कर दो परचेज, और परचेज में से माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अभी आप सभी ने निकाला था 2,80,000 रुपए की वैल्यू की, 2,80,000 रुपए की वैल्यू वाला क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है हमारे किताबों के अंदर। ठीक है ना, तो जब उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। और जब ग्रोस प्रॉफिट से मैंने बताया ना एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आता है आपका? 1,30,000 रुपए, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया। तो जैसे आप खर्चों को माइनस करो तो खर्चे कितने थे हमारे? 75,000 रुपीज। अब 75,000 रुपीज कैसे था? पीछे आपकी ये समरी एक्सपेंस की। ठीक है ना, रेंट 20,000 रुपीज, सैलरी 40,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपीज, और एडवर्टाइजिंग 10,000 रुपए। ठीक है, टोटल हो गया आपका 75,000 रुपीज। ये आपका खर्चा आपने माइनस किया। ग्रोस प्रॉफिट में से आपका आ गया नेट प्रॉफिट फर्स्ट मंथ का 55,000 रुपए का हमारे अमन की कंपनी मन्नत फर्नीचर को प्रॉफिट है इस बार। ठीक है ना।
तो ये हुई जर्नी अमन अमन की। अब आते हैं कि अब थोड़ी सी बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कभी भी किसी बिजनेस को जब ग्रोथ करनी होती है फ्यूचर में, तो उसको क्या करना होता है? इम्प्रूव सेल्स, सेल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, सेल्स को बढ़ाना है, बेसिकली सेल्स को इंक्रीज करना है। उसके लिए क्या करना होता है? एडवर्टाइजिंग करना होता है। और एडवर्टाइजिंग आप सभी बताना, हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो फिक्स है, वेरिएबल? फटाफट बता दो। यस फिक्स या वेरिएबल है हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो वेरिएबल एक्सपेंस है, ठीक है ना। दूसरा आता है रिड्यूस नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो भी हमारे बिजनेस में अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, उसको भी हमें रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया, हमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल एक्सपेंस। हाँ। और तीसरा होता है एक्सपेंड स्टोर। जब मेरा बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, ज्यादा स्टोर हो जाएगा, ज्यादा मेरा सेल्स होने लग जाएगी, तो मुझे अपने स्टोर को बढ़ाना पड़ेगा। पहले एक स्टोर था, कि मेरे को 2-3 स्टोर और लेने पड़ेंगे बिजनेस को सेल्स बढ़ाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा बात करते हैं की लर्निंग फ्रॉम अमन जर्नी। अमन की जर्नी से हमने क्या सीखा आज? कि एवरी बिजनेस नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जो जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल है, ठीक है ना। दूसरा होता है बाइंग स्टॉक इज नेसेसरी बिफोर सेलिंग। और सेल, ये तो नॉर्मल सी बात है, सेलिंग करने से पहले हमें स्टॉक को परचेज ही करना पड़ेगा ना, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। तीसरा आता है एक्सपेंस अफेक्ट प्रॉफिट। जितना आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, प्रॉफिट उतना ही आपका कम होगा। हमारा 75,000 रुपए का एक्सपेंस था, तो हमारा प्रॉफिट 55,000 रुपए का हुआ। अगर एक्सपेंस और कम होता तो प्रॉफिट और ज्यादा होता, और एक्सपेंस और ज्यादा होता तो प्रॉफिट और कम होता, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक्सपेंस जो है अफेक्ट करता है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। लास्ट पॉइंट आपका, अकाउंटिंग हेल्प ट्रैक बिजनेस प्रोग्रेस। और जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के प्रोग्रेस को हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस की कितनी प्रोग्रेस है। जैसे भी हमने देखा कि हमारा को प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है वो पॉजिटिव है, वो ग्रोथ कर रहा है, लॉस इनकट नहीं कर रहा, प्रॉफिट इनकट कर रहा है। तो अकाउंटिंग इस चीज में हेल्प करती है, बिजनेस को इवेल्युएट करती है, फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करवाती है अकाउंट्स, ठीक है ना। तो हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस के लिए अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस? बिजनेस में कौन कौन तरह के खर्चे होते हैं? फिक्स एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस। एग्जाम्पल के साथ बताओ, 3-3 एग्जाम्पल बता दो दोनों के। फिक्स रेंट, सैलरीज एंड वेजेस ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी रिसीव्ड अ रेंट, हाउ विल द जर्नलाइज एंट्री टू बी रिकॉर्डेड? अगर कंपनी रेंट रिसीव कर रही है, हमारे केस में क्या था, हम कंपनी रेंट दे रही थी, लेकिन अगर हमारी कंपनी रेंट रिसीव कर रही है किसी से, क्योंकि हमारी कंपनी के पास मान लो एक स्टोर था जिसको हमने रेंट पे दे दिया, तो फिर क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट कैश डेबिट टू अकाउंट रेंट डेबिट टू अकाउंट। रेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ चेयर? चेयर को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल जरूरत पड़ते हैं हमें? वुड, फेविकॉल, वुड, नीडल, कुशंस, पेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इफ वन डज नॉट हैव फंड, हाउ कैन ही रेज कैपिटल? तो कैपिटल रेज करने के क्या क्या मेथड होते हैं? बाय फटाफट टेकिंग बता दो तीनों लोन, मेथड। बैंक लोन, and किसी से मदद adding लेने। partners, वेरी नाइस। taking loan from लास्ट others. क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट बैंक अकाउंट? करंट बैंक अकाउंट तो ये बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और सेविंग And अकाउंट? saving ये account for एक्सपेंस, personal पर्सनल use. खर्चे के लिए। और कोई ऐसा डिफरेंस, और इसके अलावा कोई डिफरेंस? सर सबसे मेन डिफरेंस मल्टी ट्रांजैक्शन के लिए होता है। सेविंग अकाउंट में हम इतने ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते एक दिन में। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है कि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक दिन में क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई डिफरेंस? सेविंग अकाउंट में हमें बिजनेसमैन कर सेविंग सकते अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट फॉर्म के उस पे होता है। अभी संजय सर बोल रहे थे। हाँ संजय सर। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक अपने चार्जेस देता है, जैसे स्टेटमेंट के चार्जेस हो गए या चेकबुक वो से इशू करते हैं चेकबुक के चार्जेस हो गए। पर सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर कम मिलता है, ठीक है, पर दोनों में डिफरेंस यही होता है। ठीक एक है, तो डिफरेंस आप मतलब ये भी सबको आई होता है बहुत। थिंक
हाँ, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है। मेजर आपको सबको पता ही लग गया। करंट अकाउंट इज बेसिकली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस एंड सेविंग अकाउंट इज बेसिकली यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिमिटेड नहीं होती, आप उसमें कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि वो सेविंग के पर्पज के लिए बनाया होता है, ठीक है ना, वो बिजनेस के पर्पज के लिए नहीं होता है। तो इसी के साथ क्लास हमारी वाइंड अप हो रही है। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। नो सर, थैंक यू। तो अभिषेक आप खत्म कर सकते हैं क्लास। So thank you Vicky, Gautam for taking such an amazing session. एंड सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए ताकि हम ग्रुप फोटो ले सकें। इन द मीनवाइल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट फॉर प्रेजेंशियल रिमार्क्स ऑन दिस सेशन। ओवर टू यू मैम। Thank you, Abhishek, and Vicky, Gautam. Thank you. Thanks a lot. और फिर से मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कल सीए ममता श्रेष्ठा का हमने परिचय दिया था, तो विकी गौतम के भी जैसे परिचय में बताया गया कि बहुत पहले से सक्षम भारती के साथ एसोसिएटेड है, उसकी मेंटरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हिस्से रहे। और आज आपके सामने है कि कैसे विक्की कितनी बढ़िया तरीके से क्लास ले रहे थे, एक एक चीज को समझा रहे थे। तो वो जर्नी जब स्कूल लेवल से उनको शुरू करी और आज वो ग्रेजुएट हैं, वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे लॉ कर रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, तो एक लंबा समय लगता है कुछ बड़ा बनने के लिए। तो आप सब भी जैसे हम कहते हैं कि आप जब क्लास में आते हैं तो नॉट ओनली दैट कि आप क्लास अटेंड करें, आप उसको नोट करें, आप उस चीज को समझें, फिर आपका एग्जाम भी होना है बाद में, तो चीजों को याद रखिए। और जो ये हमारा लिंक है क्लास का, अगर आप अपने संपर्क के लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, ज्ञान में, शिक्षा में, तो आप उनके साथ बांट सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और फाइनली मैं यही कहूंगी कि जो हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये वीडियो सारी अपलोड की जाती हैं, तो आप तो सब्सक्राइब करें, पर आप सबसे मैं ये मेरा अनुरोध है या आप सबसे विनय है कि आप अपने अलावा 5-5 और लोगों से उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ज्यादा नहीं बोल रही, 5 अपने घर में, आपके भाई बहन माँ कोई भी होते हैं घर में, सबके आप सब सोचिए कि एक दिन मैंने उसी समय बैठकर 5 मोबाइल फोनों पे इस सक्षम रोजगार सोसाइटी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियोस अपलोड करती हैं उनको देखिए, उनको समझिए, ध्यान से सुनिए, उसको लाइक और शेयर कीजिए। तो कल की जो क्लास है, कल भी आज आपके सर विकी गौतम सर ही लेने वाले हैं और कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। टैली के ऊपर क्लास है कि टैली का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे डाउनलोड होगा, टैली में कैसे फाइल बनाई जाती है और कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। तो टैली को लेके बहुत ही रोचक और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप सभी लोग समय से ज्वाइन करें, अपने साथ कॉपी पेंसिल रखें, और ये क्लास का लिंक अगर आपके कोई जानकार जो इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसी चीजों के साथ, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप सबको सक्षम रोजगार सोसाइटी को पहले से और अधिक बलशाली बनाना है, पहले से और अधिक इम्पैक्टफुल बनाना है, असरदार बनाना है, और पहले से और अधिक लोगों तक सक्षम रोजगार सोसाइटी पहुंचे। मैं सोचती हूँ आप सबसे मेरा ये विनय है, अनुनय है, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को, मेरे इस बात को आप इसका मान देंगे और वो सब कुछ करेंगे जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है। ओवर टू यू अभिषेक। So thank you ma'am for your remarks. Now I'd like to request once again आशीष Ashish, Amit Gautam for vote of thanks. Thank you, Abhishek sir. Good evening, dear friends. On behalf of Saksham Rojgar Society, I, Amit Gautam, extend my heartfelt gratitude. I special thanks to Mr. Vicky Gautam, a BCom honors student, graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi, and a session final professional center working as a senior accountant at Cashel India.
His deserved experience in auditing, financial reporting, and corporate accounting added great value to today's session on recording of transition, journal entries, and ledger. We truly appreciate his time and effort in sharing his knowledge with us. To our students, thank you for your enthusiasm and active participation. Your engagement made the session more meaningful, and we look forward to seeing the same spirit our future programs. Our special thanks to Mrs. Jyotika Kalra ma'am, President of Saksham Yoga Society, for her unwavering support and dedication of organizing these classes. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. Over to you, Abhishek.